सो लास्ट लेक्चर में हमने जो है लेड स्टोरेज बैटरी किया था ना, लेड स्टोरेज बैटरी हमने किया था। ओके, सो अब हम एक क्वेश्चन लिखेंगे, सुन लीजिए, लेड स्टोरेज बैटरी का। और लेड स्टोरेज बैटरी के क्वेश्चन को आपने नोट करना है, सुन लीजिएगा। मैं अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा, आपने क्वेश्चन को नोट करना है, ठीक है। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं, आपने उस क्वेश्चन को नोट करना है। आप इस क्वेश्चन को पहले नोट कीजिए। आप क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज देयर इन द क्वेश्चन? क्वेश्चन में है, ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ ए लेड स्टोरेज बैटरी the density of sulfuric acid fell from 1.294 to 1.139 grams per ml. स्क्रीन शेयर हुई है कि नहीं हुई है? ओके ओके, आई एम जस्ट अगेन कमिंग। During the discharge of lead storage battery, the density of sulfuric acid fell from 1.294 to 1.139 grams per ml। और साथ में लिखा है सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ डेंसिटी 1.294 ग्राम्स पर ml इज 39% बाय वेट है, और डेंसिटी इसकी दी है, ठीक है, 1.139 ग्राम्स पर ml, 20% बाय वेट। तो बैटरी में 3.5 लीटर का एसिड है, ठीक है। सो ये कहा है कि वॉल्यूम प्रैक्टिकली सेम रहता है ड्यूरिंग डिस्चार्ज। सो आपको बताना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एम्पियर आवर्स फॉर विच बैटरी मस्ट हैव बीन यूज्ड, और उसकी डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग रिएक्शंस दी हुई हैं, वो सेम है जो हमने की हुई है। जो नीचे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग रिएक्शन दी हुई है वो सेम है जो हमने की हुई है। आप जस्ट नोट कर ले, क्वेश्चन नोट कर ले। स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, क्योंकि आई एम कमिंग बैक ऑन द स्क्रीन। सबके पास क्वेश्चन आ गया? स्क्रीन शेयर नहीं हुई थी? ओके, मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, 1 मिनट दीजिए मुझे। दिस इज द क्वेश्चन। During the discharge of lead storage battery, the density of sulfuric acid fell from 1.294 to 1.139। अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट अपने पास।
आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया। ले लिया कि नहीं लिया? आ गया सबके पास क्वेश्चन? सबके पास क्वेश्चन आ गया? ओके, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। सो आप जो है एक बार इसको ट्राई करें। पांच मिनट दे रहा हूं, यू टेक योर टाइम, आसानी, ठीक है, आराम से पहले इसको ट्राई कर लें आप। अगेन आई एम शेयरिंग द क्वेश्चन। हरीश भाई, डोंट डू दिस। क्या हो गया मोक्षा? चलिए, नाउ आई एम ऑन द स्क्रीन। ठीक है, आप क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है, फिर मैं करवा रहा हूँ। मैंने कहा 2-3 मिनट लीजिए आप। हम क्वेश्चन को देखना भी स्टार्ट करते हैं। जो ओवरऑल रिएक्शन थी, दैट वाज
ठीक है। ओए लिखा था नीचे आंसर रोहिन, आंसर नीचे लिखा था इसलिए लिख रहा है तू। अच्छा आ गया। अच्छा ओके ओके ओके। हाँ हाँ लेकिन सुनो सुनो अभी जो तूने आंसर दिया है वैसे वो सही है, वो आंसर सही है। ठीक है अब देखते हैं इसको करना कैसे है। सुन लीजिए मेरी बात। ठीक है देखो। अच्छा चलिए अब इसको करते हैं। देखो क्वेश्चन को आप देखो, सबसे पहले मेरे साथ साथ आप सॉल्व करेंगे। ठीक है सो यहां पर दिया हुआ है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है, जो सॉल्यूशन है उसकी डेंसिटी 1.139 से फेल कर गई 1.294 पे। जैसे मैंने कहा भी था कि सल्फ्यूरिक एसिड से वाटर में तब्दीली आती है, चेंज ये होता है। सो इसकी वजह से जो है होता क्या है कि जो डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन है वो डिक्लाइन करती। ठीक है अच्छा और साथ साथ में ये भी दिया है कि इस डेंसिटी वाले का इतनी वेट परसेंटेज और इस वाले में इतनी। ठीक है टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है हमें 3.5 लीटर दिया है और कहा है कि रिएक्शन के दौरान सोल्यूशन में कोई बदलाव नहीं आता। चलिए करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है अच्छा सुनो अब यहां पर हमने ये देख लेते हैं पहले कि इनिशियली सिचुएशन क्या है। इनिशियली सिचुएशन ये है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो है 3.5 लीटर, तो मैं उसको लिख सकता हूं 3500 ml। सुनते जाओ 3500 ml। अच्छा और उसके बाद जो है सो उसका वेट कितना है। वेट ऑफ सॉल्यूशन इनिशियली जो आएगा दैट इज 3500 इंटू 1.139 ग्राम, है ना। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज वेट ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन साथ में ये कहा है कि इसमें से सिर्फ 39% ही सल्फ्यूरिक एसिड है। नहीं एक मिनट यार, जो H2SO4 डेंसिटी 1.39% एंड दैट ऑफ H2SO4, अच्छा सॉरी सॉरी 1.294 है पहले, तभी कहूं 1.294 डेंसिटी है इनिशियली, है ना। क्योंकि डेंसिटी सॉल्यूशन की इनिशियली जो है वो थी 1.294 ग्राम्स पर ml, इसलिए मैंने वेट ये लिख दिया। अच्छा और साथ में वेट ऑफ H2SO4 आ जाएगा कितना, वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 39/100। रीजन बीइंग ये कहा है कि जो इनिशियल सॉल्यूशन है उसमें 39% सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है सही बोला। सो ऐसे में वेट ऑफ सॉल्यूशन हमें दिया है 3500 इंटू 1.294 इंटू 39/100। सो बेटा जी मुझे ये बता सकते हो कि कितना आएगा वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसको मल्टीप्लाई करो जल्दी। 35 इंटू 1.294 इंटू 39, 1766। अब ऐसे ही फाइनली देखेंगे, सुनते जाओ।
ऐसे ही फाइनली देखेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो फाइनली भी सेम ही है, 3500 ml ही है। और दूसरा डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इस टाइम पे 1.136 ग्राम्स पर ml हो गई है। और वेट ऑफ सोल्यूशन हो गया जी, वॉल्यूम वो हो गया 3500 इंटू डेंसिटी, दैट इज 1.136। ठीक है, इतना वेट। एंड वेट ऑफ H2SO4 आ जाएगा हमारे पास 3500 इंटू 1.136, ठीक है ना, इंटू 20/100। बोलो सही कि नहीं? ठीक है, सो अगेन ये कट जाएगा। अब मुझे बताओ वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 1.139, बिल्कुल सही बात है 1.139। मुझे ये बताओ आंसर कितना है? 795.2 पक्का? फिर से कैलकुलेट करो। सेवन 797.3। ओके, डन। अब सुने आप मेरी बात। सो इसमें हम कह सकते हैं कि वेट ऑफ, अब सुन लो, ये तो इनिशियली फाइनली दो बातें होगी ना। वेट ऑफ H2SO4 यूज्ड, कितना यूज हुआ? 1766.31 माइनस 797.3, कितना आया है? $969। चलो 969 आ गया। अब सुनो, सो अब आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 यूज्ड। कितने मोल्स हुए? 969 डिवाइडेड बाय 98, कितना आया? 9.8 है। सुन लो, अब क्वेश्चन होने वाला है। अब आप ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। देखो, अगर मैं इस 9.89 कह रहा है कोई, चलो मैंने 9.89 मान लिया, ठीक है। अब सुनो, आप देख रहे हो या इस रिएक्शन में अगर आप देखें, सल्फ्यूरिक एसिड का जो एन फैक्टर है वो 1 है। 1 क्यों है? आप देखें अगर रिएक्शन को, तो यहां पर दो सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल कंज्यूम होने पर 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आया है। आप रिएक्शन में भी देखिएगा, मतलब इसने ये 0 से +2 हुआ है, मतलब जो चेंज है वो तो 2 का ही है ना, और ये +2 से +4 से +2 हुआ है। आप पहले समझे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब सुन ले, मतलब इसका ये है कि 2 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड के कंज्यूम करने पर 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है। 2 इलेक्ट्रॉन लूज 2 गेन, एक्सचेंज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, सही बात है। तो इसका मतलब पर मॉलिक्यूल कितने का एक्सचेंज हुआ होगा? 1 का। सही बोला कि नहीं? पर मॉलिक्यूल कितने का एक्सचेंज हुआ होगा? 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ होगा। सो ऐसे में जब 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है, बिल्कुल, जब 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है, ठीक है, सुन ले, सो इसका मतलब ये हो गया, सुन ले, इसका मतलब एन फैक्टर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 1। 4 नहीं टोटल हुआ, 2 का लॉस 2 का गेन, तो 2 का एक्सचेंज हुआ। 2 का लॉस 2 का गेन, तो 2 का एक्सचेंज हुआ, ठीक है ना। 4 नहीं हुआ टोटल। अगर 4 का लॉस ही हुआ होता या 4 का गेन हुआ होता तब हम 4 लिखते। तो इसका मतलब इस रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड का एन फैक्टर 1 है, सुन ले। और हम तो इसका मतलब 1 मोल में 1 फेरेडे चार्ज का, सुन ले, 1 मोल में
1 फेरेडे ऑफ चार्ज जो है कंज्यूम किया होगा या रिलीज होगा, ठीक है ना। सो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि फेरेडे ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 9.89 इंटू ये 9.89, ठीक है ना। और फिर कूलम्स कितने हो गए, ये 9.89 इंटू 96500। सही बात है। अगर इतने फेरेडे ऑफ चार्ज जो है इस सेल ने रिलीज किया है, भाई आपको पता है ना, 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड का कंज्यूम होने पे 1 फेरेडे चार्ज जो है रिलीज होता है, क्योंकि n फैक्टर इज 1, ठीक है। भाई देखो ना, 2 मॉलिक्यूल से 2 फेरेडे का चार्ज का एक्सचेंज हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल से 2 फेरेडे का एक्सचेंज हो रहा है, तो 1 से कितने का होगा, 1 का। तो मतलब इतने अगर मॉलिक्यूल कंज्यूम हुए हैं तो इसका मतलब इतने फेरेडे ऑफ चार्ज जो है यूज हुआ। तो कूलम्स में कितना आ गया, इतना। सुनते जाओ। लेकिन हमसे जो आंसर पूछा है वो कूलम्स में नहीं है, कूलम्स होता है एम्पियर सेकंड, एम्पियर आर में पूछा है। सो इसलिए नंबर ऑफ एम्पियर आर्स आर इक्वल टू 9.89 इंटू 96500 डिवाइडेड बाय आर्स में जो है इसको हमें 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करके देखो कितना आया, डिवाइड करके देखो कितना आया। नहीं समझ में आएगा, मैं समझाऊंगा, ठीक है, चिंता मत करो। 265.1 तो आ गया आंसर हमारा। दो सौ 65.12 जो भी आ रहा है, ठीक है, बट हमारा आंसर आ गया है ना। आंसर के लिए जगह नहीं है, मैं इधर लिख देता हूं 265.1। सो दिस इज अवर आंसर। आपको बात समझ में आई कि नहीं, आपको बात मेरी समझ में आ गई, रोहिन को आ गई, बहुत बढ़िया। रोहिन ने कर भी गया था, अच्छा क्या बात है, विभोर को आ गई, अश्मी को आ गई, क्या बात है। हाँ, डेंसिटी, फाइनल डेंसिटी 1.139 है, बिल्कुल 1.139 है, वो लिख दिया, कैलकुलेशन मैंने उसी से की है ना। नाइस नाइस, चलो सबको समझ में आ गया। सो इसका मतलब जो है बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, क्या समझाऊं प्रभनूर, लास्ट का सुन लो, लास्ट का मैं फिर से बता रहा हूं। देखो पहले वेट इतना था, बाद में वेट इतना है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का वेट यूज हुआ इतने ग्राम, फिर हमने उसको मोल्स में चेंज किया। अब मोल्स का ही मामला है। भाई आप जानते हैं कि जब आप इस रिएक्शन को, वो भी जो दो रिएक्शंस को आप कंबाइन करके ऐड करते हो, सो इस तरफ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इस तरफ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप देखिएगा जब आप ऐड करोगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, इसका मतलब दो का ही एक्सचेंज हुआ है ना रिएक्शन के दौरान। तो मतलब पर सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल जो है 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है। 1 इलेक्ट्रॉन मतलब मोल्स में 1 फेरेडे, तो फेरेडे ऑफ चार्ज कितना हुआ, मतलब इस रिएक्शन को करते टाइम जो है 9.89 फेरेडे ऑफ चार्ज जो है यूज हुआ होगा, ठीक है। तो कूलम्स में कितना हुआ, इतना हो गया। मैंने कहा कूलम्स जो है एम्पियर सेकंड होता है, एम्पियर आवर्स में क्या करेंगे, 3600 से डिवाइड कर देंगे ताकि एम्पियर आवर्स आ जाए, एम्पियर पर आर आ जाए, वो एम्पियर पर सेकंड था कूलम्स, है ना। इज इट ओके, डन, प्रभनूर को समझ आ गया, बहुत बढ़िया, नाइस। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मतलब जैसे आईआईटी में हुआ सवाल है, जी एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बैटरी से हम समझते थे कि क्वेश्चन नहीं बन सकता, लेकिन बनाने वाले ने बैटरी से भी क्वेश्चन बना के दिखा दिया, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा।
अच्छा, अब नेक्स्ट थिंग, अगली बात, अगला सेल है जी एक कॉल्ड फ्यूल सेल। देखिए, जो फ्यूल सेल होता है ना, उसकी मतलब फ्यूल सेल के बारे में मैंने कहा था कि फ्यूल सेल जो है बड़ा मतलब कंटिन्यूअस सप्लाई वाला सेल होता है, ठीक है, उसमें लगातार फ्यूल दिया जाता है, ठीक है। इसी तरह का जो एक फेमस फ्यूल सेल है हमारे पास, दैट इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। अब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल किस तरह का है आप देखिएगा। देखो, इस सेल की कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसी है। इस तरफ से O2 गैस पास की जाती है और इस तरफ से H2 गैस पास की जाती है। सुनते जाइएगा। और यहां पर सॉल्यूशन में जो है एक्वस KOH मौजूद रहता है। सुनते जाइए, बेसिक कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसी है। अब इसमें क्योंकि एक्वस KOH है तो इसमें OH नेगेटिव भी है और H पॉजिटिव भी है। OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा है, H पॉजिटिव की कम है, बस। तो यहां पर एट एनोड, एनोड कौन से वाली है, ये है, ठीक है। सो इट इज एनोड एंड इट इज कैथोड। एक्चुअल में है क्या, ये गॉज लगी हुई, ये प्लेटिनम गॉज है, ये प्लेटिनम गॉज है, जिससे मतलब एक्वस KOH तो नहीं निकलता क्योंकि वो यहाँ पे सील्ड है, लेकिन हाइड्रोजन जा सकती है KOH के पास, ठीक है ना। पोर्स इसके काफी कम है तो KOH नहीं निकलता, ठीक है। सो एनोड पे रिएक्शन क्या होती है कि जो H2 गैसियस है वो ये रिएक्शन करता है H2 प्लस 2OH गिविंग यू 2H2O, ठीक है। और उसके बाद साथ में इसको मैं थोड़ा सा ऐड करने के लिए डबल कर देता हूं, 2H2O प्लस 4OH नेगेटिव गिविंग यू 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। देखिएगा, मैंने रिएक्शन एक्चुअल में ऐड करनी है इसलिए। सो व्हाट द रिएक्शन विल अकर एट कैथोड, आप देखिए कैथोड पे रिएक्शन क्या होती है, O2 गैस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग यू दिस रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में अगर हम ऐड करेंगे सो विल गेट H2 गैसियस प्लस O2 गैसियस गिविंग यू 2H2O। ठीक है, मुझे लगता है यहां पे, हाँ ठीक है, 2H2O।
सो दिस इज द होल रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन है, ये जो सारी रिएक्शन है, इसका जो ई स्टैंडर्ड सेल आता है दैट इज 1.22 वोल्ट। तो ये रिएक्शन मतलब जैसे अपोलो मिशन में यूज हुई थी, ठीक है, जब जो है रॉकेट के जो फ्यूल सेल था उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है दी गई थी, जो बीच में जो वाटर बना, जो रिएक्शन का प्रोडक्ट जो कि वाटर था, उसको एस्ट्रोनॉट्स ने पीने में यूज किया, ठीक है। सो लाइक दिस फ्यूल सेल जो है उसकी कंस्ट्रक्शन। इज इट ओके? नोट कर लिया आपने? फ्यूल सेल और कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि यही होगा। फ्यूल सेल का कॉम्बिनेशन जो है और भी हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पैकेज मिल गया है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पैकेज दोनों बैचेस को मिल गया? आर एन बख्शी को नहीं मिला, क्यों नहीं मिला भाई? रोहिन कह रहा है ठीक है, उदिता, सबको मिल गया। ग्रुप में डाल दिया था, है ना? जो वैल्यू लिखी थी राइट साइड में दैट वाज 1.22 आर्मस्ट्रॉन्ग। 1.22 की ये सेल जो है इतनी वोल्टेज सप्लाई करता है। ये सेल इतनी वोल्टेज जो है सप्लाई करता है। सही है बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब टॉपिक का अगला हिस्सा है एक्चुअल में, ठीक है। इस टॉपिक का अगला हिस्सा है, इसलिए आई एम टेकिंग टाइम कि भाई उसमें क्या करना है। सुनो, अगले हिस्से में टॉपिक के जो है, अच्छा मैं बात कर रहा था पैकेज की, क्योंकि हम धीरे धीरे टॉपिक को ओवर करते जा रहे हैं। पैकेज मिल गया। नॉन मेडिकल वाले, पहले नॉन मेडिकल वाले बोलो, आपको मिल गया? मेडिकल वाले बोलो, आपको मिल गया? मेडिकल वाले, मोक्ष, ठीक है, मेडिकल वालों को भी मिल गया, ठीक है, ओके। सो और अब प्रभनुर सॉलिड स्टेट के लिए मैं टीचर को लगा रहा हूं, एक अलग टीचर लगा रहा हूं, ठीक है ना। मोस्ट प्रॉब्ली परसों से वो लेंगे, कल से भी आपकी डाउट क्लास लेंगे, ठीक है, परसों से लेंगे, मैं करवा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब नहीं नहीं नहीं, और सारी, ठीक है। तो अब ऐसे में 1.22 वोल्ट, 1.22 वोल्ट थी ई सेल की वैल्यू जो यहाँ पे लिखी गई थी। अच्छा सुन लें, तो अब पैकेज को हमने सॉल्व भी करना है भाई, डाउट क्लास में उसको जो है किया भी जाना है ना, ठीक है। तो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि डाउट क्लास में आपने स्टार्टिंग से करने लग जाना है, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस से, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से जो है नॉन इक्वेशन वगैरह जो है आपने कर लेनी है, ताकि हमें डाउट क्लास में डिस्कस करने में परेशानी ना हो, ठीक है। कल परसों से डाउट क्लास फिर से मतलब रेगुलर हो जाएगी केमिस्ट्री की। अच्छा, अब सुने, अब टॉपिक का अगला हिस्सा जो मैं बात करने जा रहा हूं, हम बात करने जा रहे हैं कंडक्टेंस की, ठीक है। अब कंडक्शन, कंडक्शन को जो है
दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, वन इज इलेक्ट्रोलिटिक एंड अनदर इज मेटालिक, है ना। इलेक्ट्रोलिटिक और मेटालिक कंडक्शन दोनों में एक्स्ट्रा क्लास नए बच्चों की, केशव जी पूरा टॉपिक ही छूट गया होगा ना। ठीक है, मैं लगाऊंगा सॉलिड स्टेट की, इसी वीक में लगा रहा हूं, आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा सुन लें, इलेक्ट्रोलिटिक होती है और मेटालिक कंडक्शन होती है। अब व्हाट इज देयर इन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन? इलेक्ट्रोलिटिक, पहले मेटालिक में देख लें, जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कराते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स कराते हैं, सिंपल छोटे छोटे पॉइंट से मैं बता रहा हूं। इलेक्ट्रॉन मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जबकि इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिक कंडक्शन जो है आयंस की वजह से होती है। सही बात है, कैटायन या एनायन की वजह से जो है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन होती है, जबकि मेटालिक कंडक्शन जो है, मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। पहली बात समझ में आ गया। दूसरी बात, इसमें देयर इज नो केमिकल चेंज, है ना। भाई मेटल में बिजली पास करने से मेटल में कोई केमिकल चेंज नहीं आता, लेकिन इसमें आता है। इसमें केमिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है, जबकि ये वाला डिक्रीजेज विद टेम्परेचर, जबकि ये वाला इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, इसकी कंडक्शन। और ये इसका कारण क्या है, मैं इलेक्ट्रोलिटिक के बारे में कह दूं कि इसका कारण क्या है। जैसे अगर हम जैसे बात करें कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट है वो कम हो जाएगी, सॉल्वेंट कम विस्कस हो जाएगा, है ना। भाई टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी कम हो जाती है ना, तो उसकी वजह से जो है फ्लो ऑफ आयंस जो है फास्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट है, इसलिए हो जाता है। दूसरा पॉइंट, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आयंस की आपस में बढ़ जाएगी, तो ऐसे में जो आयंस है उनमें आपस में अट्रैक्शन नहीं होगी, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में अट्रैक्शन नहीं होगी, सो दे विल बी फास्टली मूविंग। ठीक है, एक्वा सोल्यूशन में कैसे विस्कोसिटी, पानी की भी तो विस्कोसिटी होती है कि नहीं होती, पानी की भी तो विस्कोसिटी होगी कि नहीं। सो पानी कम विस्कस हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने से, तो फ्लो ऑफ आयंस जो उसमें फास्टली हो जाएगा। डन, ठीक है, बात समझ में आ रही है आपके। ठीक है, सो ये तीन पॉइंट मेन है, लेकिन हमारे सिलेबस में जो है, इस टॉपिक में जो है, दैट इज ओनली इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। इस टॉपिक में सिर्फ जो है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन की बात है। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन की बात स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब सुने, तो इसकी शुरुआत सबसे जो है पहले मैं ये कर रहा हूं कि दैट इज के R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए।
हैव यू हर्ड अबाउट दिस फॉर्मूला? मैंने कहा मेटालिक इंक्रीज करती है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है टेम्परेचर के साथ, ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये आर इज रेजिस्टेंस, रो इज रेजिस्टिविटी, ठीक है, एंड एल अपॉन ए, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। आपने ये बिल्कुल पिछले हफ्ते ही आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, ओके। सो मेरे लिए आसान हो जाएगी बात। सो ऐसे में अब आप सुनते जाइएगा, तो यहां पर अब जो कंडक्टेंस होती है ना, सुनते जाइए, C इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ आर, सही है बात, 1/r, ठीक है। अच्छा, और ऐसे ही देर इज अनदर टर्म दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय कपा, KAPPA, या इसको कंडक्टिविटी भी कहते हैं। इट इज इक्वल टू 1/रो, ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो ऐसे में हम इस रिलेशन से कह सकते हैं कि 1/C इज इक्वल टू 1/, कपा इंटू L/A। सो C इज इक्वल टू कपा A/L, सही बात है। सो यहां पर जो यूनिट्स वगैरह हैं सुन लें, इसका जो यूनिट रहता है उसको हम मो भी बोलते हैं, और ओम इनवर्स भी बोलते हैं, ठीक है, और साइमन भी बोलते हैं, सही है। इसके जो यूनिट होते हैं वो ये होते हैं, और इसका जैसे अब इसका जस्ट क्योंकि आप अगर इसके यूनिट को देखना चाहते हो तो कपा इज CL/A, सो ऐसे में इसकी यूनिट आ जाएंगे ओम इनवर्स पर मीटर, ठीक है, जो ऐसा यूनिट है, ठीक है, या ओम इनवर्स पर सेंटीमीटर, ये ऐसा ही है, ठीक है। और इसमें हम साइमंस पर मीटर भी लिख लेते हैं ऐसा यूनिट को। इज इट ओके? ये हुई यूनिट्स की बात। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? ओके, अब सुने आप, देखो, अब जो है अगर हम कपा को फिजिकली मान लो फील करना चाहते हैं, सुन लीजिए, देखो कपा जो है, तो हम क्या करेंगे, सुन लीजिए मेरी बात। हम यहां पर हमने दो इलेक्ट्रोड्स ली, इसकी जो लेंथ 1 सेंटीमीटर, हाइट इज 1 सेंटीमीटर, मतलब जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इनके बीच में गैप भी हमने 1 सेंटीमीटर का रखा, ये वायर है, और इनके बीच में हमने जो है रख दिया कोई भी इलेक्ट्रोलाइट। तो
इस टाइम पर इस इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस होगी दैट इज इक्वल टू कप्पा। बोलो सही है कि नहीं? इस इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस होगी दैट विल बी कप्पा, बिकॉज अश्मी जी स्पेसिफिक कंडक्टेंस मींस कंडक्टेंस, मैं लिख दूं कप्पा इज कंडक्टेंस ऑफ 1 ml of इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। 1 ml इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को हम जो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। अश्मी जी समझ आ गई बात? के को कंडक्टिविटी भी बोलते हैं ना? बिल्कुल बोलते हैं। अरे जो आप रजिस्टिविटी लिखा ना आपने, जो वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, दो टर्म्स हैं बिल्कुल। समझ आ रही है मेरी बात? ये बात समझ में आ गई। ओके, अब सुने, अब सुने। कपक, ये जो कंडक्टेंस है, इस कंडक्टेंस को हम कैपिटल लैम्डा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? कैपिटल लैम्डा। इट इज कैपिटल लैम्डा। इज इट ओके? मेरी बात समझ में आ रही है? अब सुनते जाएं। जो कंडक्टेंस होती है वो, देयर इज वन कॉल्ड लैम्डा मोलर या मोलर कंडक्टेंस, जिसको कि लैम्डा मोलर से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इट इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब हाउ डू वी डिफाइन दिस? इसकी मैं डेफिनेशन लिख लेता हूं। Conductance of solution containing 1 mole of electrolyte is called molar conductance। सही बात है। कितनी भी क्वांटिटी हो, जिसमें 1 मोल प्रेजेंट है, उस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। और वैसे ही जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, उसको हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोलेंगे। क्या आपको मेरी बात क्लियरली समझ आ रही है कि नहीं? जिस सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का है, उसकी कंडक्टेंस को हम वन मतलब मोलर कंडक्टेंस बोलेंगे। और जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी कंडक्टेंस को हम जो है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोलेंगे। समझ आ रही है मेरी बात? ओके, अब सुने, आगे सुने। अब है सुनो, अब जरूरी एस्पेक्ट, रिलेशन बिटवीन कप्पा एंड लैम्डा मोलर। रिलेशन बिटवीन कप्पा एंड लैम्डा मोलर। सो इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, सुन लीजिए, ध्यान देते रहिए। इनमें रिलेशन क्या होगा? ठीक है, देखो,
अब जरूरी एस्पेक्ट है, सब लोग ध्यान देंगे क्योंकि किसी ने भी नहीं पढ़ा है, ना प्राइम वालों ने ना किसी ने, सब लोग इसको फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हैं। मान लो, सुन लो, हाइपोथेटिकली मैं ये कह रहा हूं कि मान लो मैंने इसी इतने 1 ml सोल्यूशन में ही मान लो 1 मोल डाल दिया, मैंने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का इसमें डाल दिया, ठीक है। जब मैंने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का इसी में डाल दिया, तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, तो इस टाइम पे ये कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस भी बन गई। अगर मैंने 1 ml सोल्यूशन में ही 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का डाल दिया, तो इस टाइम पे ये जो कंडक्टेंस है ये मोलर कंडक्टेंस बन गई, क्योंकि 1 मोलर जितने में, जिस सोल्यूशन में 1 मोल है उसकी कंडक्टेंस को हम जो मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं। और साथ में क्योंकि ये सोल्यूशन 1 ml भी है, तो इसलिए इस टाइम पर हम इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलेंगे। सही है। तो कम से कम इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन के लिए जो है हम कह सकते हैं कि इस सिचुएशन के लिए लैम्डा, चलो यहां पे मेरे को डायग्राम में चेंज करनी पड़ेगी तो मैं यहीं पे लिख लेता हूं कि इस सिचुएशन के लिए तो ये हो गया कि लैम्डा मोलर इज इक्वल टू कपा। बोलो सही बोला कि नहीं? ठीक है, मतलब फॉर 1 ml सोल्यूशन, सुनते जाओ, लैम्डा मोलर इज इक्वल टू कपा। मैंने सही कहा कि नहीं? आप इस बात से एग्रीड हैं कि नहीं? इस सिचुएशन के लिए एग्रीड हो, सुन लो, ठीक है, क्योंकि मेरे को मिटाना है फिर जो है, अभी ये रिलेशन नहीं है, ये तो इसी सिचुएशन के लिए वैलिड है। सुनते जाओ। अब मैंने क्या किया, अब सुनो, अब मैंने क्या किया जी, मैंने इसमें पानी डाल दिया, और ठीक है, अभी तो एक सिचुएशन थी ना, अब क्या किया मैंने, आप देखते जाए। एक्चुअल में हमने, आप ऐसे समझ लें इस सिचुएशन को कि हमने जैसे बड़ी सी ऐसे स्ट्रिप ली हुई है, आप समझिएगा बात को। हमने ऐसे बड़ी सी स्ट्रिप ली है जिसके बीच में गैप जो है 1 सेंटीमीटर है, सुनते जाओ, ऐसे इसमें भी 1 सेंटीमीटर है। अब पहले मान लो हमने क्या किया था कि सपोज ये 1 ml हो गया, ये 2 हो गया, 3, 4, तो पहले हमने 1 ml तक ही पानी भरा था, तो ठीक है, ये 1-1 सेंटीमीटर के, ये इज इट ओके? 1 सेंटीमीटर, एक एक एक, ठीक है, ऐसे ज्यादा लिखना पड़ेगा हर एक। सुनते जाएं। तो अब ऐसे में समझते जाइए, अगर मैं उसी 1 ml में, जो पिछले वाला 1 ml था वही सोल्यूशन है ये, उसमें अगर 3 ml पानी और डाल देता हूं, टोटल 4 ml कर देता हूं, सुन लीजिए, तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में क्या होगा, सुन लो, फॉर 4 ml सोल्यूशन, 4 ml सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, लैम्डा मोलर विल बी 4 टाइम्स कप्पा। क्यों? क्योंकि लैम्डा मोलर तो हो गई सारे सोल्यूशन की कंडक्टेंस, क्योंकि हमने पानी डाला है 3 ml, अभी भी इस सोल्यूशन में जो है 1 ही मोल मौजूद है, सही बात है। तो इस सारे सोल्यूशन की कंडक्टेंस विल बी कॉल्ड एज मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। लेकिन दूसरी बात, लेकिन बेटा जी सुनो, दूसरी बात, दूसरी बात यह है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो हर हालत में 1 ml की कंडक्टेंस ही है, तो भैया 4 ml की कंडक्टेंस इज मोलर कंडक्टेंस, इस कंडीशन में 1 ml की कंडक्टेंस इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो ऐसे में या कंडक्टिविटी, ठीक है, 1 ml की इज कंडक्टिविटी, सो 4 ml की कंडक्टेंस इज 4 टाइम्स दैट ऑफ 1 ml की कंडक्टेंस, सो दैट मीन्स लैम्डा मोलर इज 4 टाइम्स कंडक्टिविटी। बोलो है कि नहीं? बोलो होगा कि नहीं? होगा। मोक्षा यस कह रहा है, ठीक है, समझ आ गई मोक्षा को बात, ठीक है।
हाँ, राघव को समझ नहीं आया, मैं बता रहा हूं फिर से, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, सुन लो, रिपीट कर रहा हूं। जिस 1 ml में हमने 1 मोल डाला था, उसमें हमने 3 ml पानी और डाल दी, तो इलेक्ट्रोलाइट कितना रहा टोटल? इलेक्ट्रोलाइट तो एक ही मोल रहा ना इलेक्ट्रोलाइट का, तो इलेक्ट्रोलाइट का तो अभी भी 1 ही मोल है। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 4 ml, और 4 ml की कंडक्टेंस इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस। सही बोला? 4 ml की कंडक्टेंस इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस बिकॉज 4 ml में 1 मोल है। हमने मोलर कंडक्टेंस की डेफिनेशन लिखी कि उस जिस सोल्यूशन में 1 मोल है उसकी कंडक्टेंस को हम जो है मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो लेकिन जो कंडक्टिविटी है वो तो हमेशा एक ही ml की कंडक्टेंस है, तो भैया स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो 1 ml की है, 4 ml की मोलर है, तो मोलर कंडक्टेंस 4 गुना होगी ना स्पेसिफिक से या कंडक्टिविटी से। सही बात है, हुई कि नहीं? चलो, आकाश ने भी हाँ कर दी। राघव तेरे को आ गया? चलो, राघव को भी समझ में आ गया, ओके। आगे बढ़ते हैं, सुन लो। अगर मैं यहां पर 10 ml लेता, सुन लो, अगर यहां पे 10 ml लेता, 10 ml ले लेता, तो क्या हो जाता? 10 ml सोल्यूशन के लिए क्या हो जाता? 10 टाइम्स का बोलो, होता कि नहीं? 10 ml के लिए क्या होता है? 10 टाइम्स। अच्छा, और फॉर VML सोल्यूशन क्या हो जाएगा? मान लो, अब सुन लो, अब सुन लो, अभी ये VML तो हमने कहा V, लेकिन अब ये बात है, सुन लो, दैट इज कि आपको एक बात का पता है कि यहां पर VML के लिए इतना है, ठीक है, तो नहीं, अभी नहीं, अभी रिलेशन को थोड़ा और बेटर करते हैं, अभी रिलेशन को और बेटर करते हैं। देखो, फॉर सॉल्यूशन ऑफ मोलैरिटी इक्वल टू M, फॉर सॉल्यूशन ऑफ मोलैरिटी इक्वल टू M, सुन लो, 1000 ml of solution contains moles, या 1 मिनट, M moles are present in volume equal to 1000 ml। सही बात है कि नहीं? अगर किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी M है, इसका मतलब यह है कि उसके M मोल्स 1000 ml में मौजूद है। सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। सो 1 मोल कितने में प्रेजेंट होगा? सही है बात? 1000/m। अब फार्मूला बनने जा रहा है, सबका ध्यान बोर्ड पे, सबका ध्यान बोर्ड पे। देखो, 1 ml सोल्यूशन में जो पहला केस था, उसमें उसमें 1 मोल कितने ml में प्रेजेंट था? 1 ml में, तो तब हुआ कप्पा इंटू 1। सही बात है। 1 मोल कितने में प्रेजेंट था? कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट? 1 ml में, तो कप्पा को 1 से मल्टीप्लाई किया। अगले वाले में कितना हो गया? 10 ml में, या 4 वाले में, जैसे 4 का हमने एग्जांपल लिया था, अगले वाले में
4 ml में 1 मोल मौजूद हो गया तो मल्टीप्लाई कितने से हो गया, 4 से। अगले वाले में 20 ml में 1 मोल था तो ये, सो दैट मींस हमारा जो फार्मूला बन जाएगा कि दिस इज इक्वल टू V। सो ऐसे में हम लिख सकते हैं लैम्डा मोलर इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन m। बोलो सही है कि नहीं? क्यों? हाँ, सो चलिए बात करते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? समझ आ गई सारी? ये फार्मूला समझ में आ गया? हैव यू गॉट दिस फार्मूला? हैव यू गॉट? ओके, चलिए 1 मिनट। अब सुनो, ध्यान दीजिए, ये फार्मूला बन गया। तो अब वैसे ही जैसे कि ये फार्मूला बना है, अब सुने, जो हमने ये फार्मूला बनाया, सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं कि लैम्डा इक्वलेंट इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन, एन इज नॉर्मल। सेम तरीके से फार्मूला बनेगा, ठीक है? हाँ, आई नहीं आवाज? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ आ गई आवाज? लैम्डा इक्वलेंट कप्पा इंटू 1000 अपॉन, हाँ बस बस बस, ठीक है। हाँ, मैं बता रहा हूं, देखो मैं बता रहा हूं कि मैंने कहा कि ये तो आपको समझ में आ गया ना, ये समझ में आ गया। अब मैंने कहा जिस तरीके से मोलैरिटी के लिए या लैम्डा मोलर के लिए जो है हम मोलैरिटी लिखते हैं, वैसे ही इक्वलेंट के लिए नॉर्मेलिटी लिखते हैं। क्योंकि नॉर्मेलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो नॉर्मेलिटी में मोल्स की जगह इक्वलेंट्स हो जाते हैं बस। तो इसलिए इक्वलेंट कंडक्टेंस के लिए फार्मूला 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी होगा, मोलर कंडक्टेंस के लिए 1000 अपॉन मोलैरिटी होगा। इज इट ओके? आ गई समझ? चलो, ओके ओके ओके, ठीक है। ये टॉपिक का एक्चुअल में सेकंड हिस्सा है, ठीक है? टॉपिक का ये जो है अब दूसरा हिस्सा है, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट हो गया ये, जिसको कहते हैं कि अपने लॉज से, ठीक है? और अब जहां तक बात है
और आरएनजी, और जहां तक मुझे लगता है, 1 मिनट दो मेरे को, मैं बता देता हूं अब कितना इसमें लगेगा। हार्डली ज्यादा से ज्यादा जो लेक्चर्स लगेंगे इसमें, ठीक है, जो मैक्सिमम लेक्चर्स लगेंगे मुझे लगता है 2 लगेंगे, ठीक है। ये दीज आर मैक्सिमम लेक्चर्स, बस टॉपिक खत्म है एक तरह से, ठीक है। हाँ, सो ये लास्ट पोर्शन है बस, कंडक्टेंस वाला जो है ना, इसको, ठीक है, इसको ध्यान से समझ लेना, ठीक है। 3 हिस्से हो गए, मतलब 4 हिस्से हो गए एक तरह से टॉपिक का। एक में जो एक हिस्सा है जिसको मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करता हूं, ठीक है, दैट इज वो सेल्स वाला जो है, जो ड्राई सेल वगैरह है ना, एक बार देख लेना एनसीईआरटी में उसको, ठीक है। तो मैं करवा दूंगा, ठीक है, क्योंकि एक लेक्चर में टाइम बच जाएगा तो मैं भी करवा दूंगा, मैं ट्राई करूंगा। अच्छा सुनो, अब दूसरी बात आती है कि डाउट्स का आप क्या करो। परसों से फिर से हम डाउट सेशन रेगुलर कर देंगे, मोस्ट प्रॉब्ली कल भी लगेगा आपका, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली लगेगा। आप डाउट क्वेश्चंस को करते जाइए, ठीक है। डाउट सेशन में जो है रेगुलर पूछने हैं आपने डाउट्स, पैरेलल जो क्लास लगेगी उसमें डाउट्स ही होने। इज इट ओके? तो आपने डाउट जो है खूब पूछने, सही है। आज इतना ही करें, काफी है इतना, है ना? और क्या, अब पैकेज वैक्स क्वेश्चन करो, ठीक है। डाउट सेशन में खूब पूछो डाउट्स, फिर मैं भी डाउट सेशन लगाऊंगा आपका। नहीं नहीं, सॉलिड स्टेट की टाइमिंग में साथ ही रखूंगा, डाउट सेशन के टाइम ही रखूंगा, मतलब अल्टरनेट कर दूंगा, एक दिन सॉलिड स्टेट एक दिन डाउट, ऐसे करूंगा, ठीक है। एक नया सर हमें ज्वाइन कर रहे हैं इसलिए जो है, ठीक है, मैं उनसे डाउट्स लगाऊंगा, ये सॉलिड स्टेट लगाऊंगा। हाँ, क्योंकि सॉलिड स्टेट का मजा एक्चुअल में ऑफलाइन में आता है ना, ये कह तो रहा है प्रभनूर मेरे को ऑनलाइन लगाने का, लेकिन ज्यादा सही जो है ऑनलाइन में ही आता है। और मेरे वीडियो लेक्चर देख लो, बने तो हुए इस साल के ही बने हुए हैं, जीरो से लगा ले उनको जो है, ऑफलाइन में लगाने में ज्यादा मजा आता है ना सॉलिड स्टेट। हाँ, क्योंकि वो डायग्राम्स आपने जिन्होंने मेरे से पढ़ा है, ठीक है, जिन्होंने मेरे से पढ़ा है उनको पता है कि सॉलिड स्टेट मतलब ऑफलाइन करवाना जो है कितना टफ काम, ठीक है, क्योंकि 3D इमेजिनेशन है ना। हाँ, ठीक है, तो मेरे एक बार वीडियो लेक्चर भी लगा लो, लेकिन डाउट सेशन के टाइम पे पैरेलल चलता रहेगा, ठीक है, एक दिन डाउट सेशन एक दिन वो क्लास, ऐसे, ठीक है। हाँ, ऑफलाइन मैं करवाऊंगा। चलिए चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। हाँ।